बच्चों, हमने पढ़ा राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरह से हुई, उसके विभिन्न कारणों का उल्लेख किया और उसका अध्ययन किया। राजस्थान के किन राजाओं द्वारा ब्रिटिश सरकार से कंपनी सरकार से संधियां संपन्न की गई। लॉर्ड हेस्टिंग की 1818 की संधियां, उसके विभिन्न कारण आपने पढ़े। अब संधियां संपन्न हो जाने के पश्चात इसके क्या परिणाम राजपूत राज्यों पर पड़े और कंपनी पर क्या प्रभाव स्थापित हुए, उसके लिए हम देखेंगे कि संधियां संपन्न होने के एक वर्ष के पश्चात ही समस्त राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में चले गए। संधियां सब राज्यों के साथ लगभग एक समान थी। कुछ राज्यों के साथ यत्र तत्र परिवर्तन भी किए गए। वो परिवर्तन वही किए गए जो कंपनी के हित को विचारते हुए थे। कुछ राज्यों को खिराज अर्थात कर न देने की सुविधा दी गई, परंतु अंग्रेजों द्वारा दी गई ये सुविधाएं अस्थायी थी। संधियों की शर्तें कुछ तो आकर्षक थी, जिसके कारण राजपूत नरेश शीघ्रता से उन संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा उपरोक्त संधियां राजपूताना के नरेशों के सम्मुख इस प्रकार की परिस्थितियों में रखी गई कि इन संधियों पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। कंपनी सरकार द्वारा राजपूत नरेशों को ये विश्वास दिलाया गया कि गद्दी पर उनका अधिकार वंशानुगत रहेगा, उनका शासन भी निरंकुश रूप से चलता रहेगा, कंपनी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके विपरीत यदि राज्य की सुरक्षा के लिए यदि कोई बाह्य संकट होगा तो कंपनी उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। इन संधियों को राजपूत नरेशों के सम्मुख इस प्रकार रखा गया कि राजाओं ने कंपनी की ईमानदारी में कोई शंका न रखते हुए तत्परता से इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही कंपनी के अधिकारियों द्वारा संधियों में निर्धारित शर्तों को क्रियान्वित किया गया, तो राजाओं की कंपनी के प्रति जो श्रद्धा बनी हुई थी वो निर्मूल सिद्ध हुई। उनके वंशानुगत अधिकार पर कुठाराघात किया गया। उनके शासन संचालन में भी बाधाएं उत्पन्न की गई। पूर्ण रूपेण नरेशों की इच्छानुसार शासन नहीं चलने दिया गया। इस प्रकार देखा जाए तो राजस्थान के नरेश अपने राज्यों में ही प्रभुत्व संपन्न शासक न रहकर कंपनी के सामंत और जमींदार बनकर रह गए। कंपनी के दिल में भी इस प्रकार से शासन के को नियंत्रित करने की इच्छा तो पहले से ही थी, परंतु कंपनी के सामने उस समय मराठों और पिंडारियों को दबाने की समस्या प्रस्तुत थी, जिसके कारण उसे इन राजाओं का सहयोग लेना परम आवश्यक था। इसलिए अंग्रेजों ने संधि की शर्तों को इतनी चतुराई और कूटनीति से तैयार किया कि राजा इन शर्तों के सही मंतव्य को ठीक तरह से नहीं समझ सके। अतः इसके दुष्परिणाम उनको थोड़े समय में ही भुगतने पड़े। सबसे पहला जो दुष्परिणाम उनके समक्ष था, राज्यों के शासन में कंपनी का हस्तक्षेप। जैसा कि हमने देखा कि इन संधि की शर्तों में ये स्पष्ट कहा गया था, संबंधित शासक पूर्ण रूपेण सार्वभौमिक शासक बने रहेंगे। कंपनी सरकार के आंतरिक प्रशासन में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
लेकिन कंपनी ने क्या आंतरिक और क्या बाह्य सभी में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। संधि की शर्तों के अंतर्गत कंपनी ने राजपूत नरेशों को बाध्य किया कि वो एक नरेश दूसरे नरेश से राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। यदि एक नरेश का दूसरे नरेश से झगड़ा हो जाता है, प्रथम तो झगड़ा मोल नहीं लेगा, और यदि हो जाता है, दो रियासतों के बीच संघर्ष हो जाता है, तो कंपनी की मध्यस्थता में ही उसका फैसला होगा, और कंपनी जो फैसला देगी वो संबंधित राज्यों को मान्य होगा और वो अंतिम होगा। राजाओं की सैनिक शक्ति तो कंपनी द्वारा सुरक्षा के आश्वासन देने पर पहले ही कम कर दी गई। यदि राज्यों का मामला बढ़कर सैनिक कार्रवाई तक भी आता तो कंपनी की सेना ही जाकर उन राज्यों के संघर्ष का समाधान कर सकती थी। इस तरह से राजस्थान के राजपूत राज्य कंपनी की सैनिक शक्ति पर आश्रित हो गए। ये सही है कि उन्हें मराठों और पिंडारियों से राहत मिली। जनता को भी ये सुकून मिला कि मराठे अब लूट मार नहीं कर रहे हैं, परंतु सैनिक दृष्टि से तो ये संधियां राजाओं को कालांतर में पंगु बनाने में सहायक सिद्ध हुई। कंपनी से सुरक्षा का आश्वासन मिल जाने पर राजा अपनी सैन्य शक्ति के प्रति उदासीन हो गए। इसका दुष्परिणाम ये हुआ, प्रथम तो उनकी सैनिक शक्ति दुर्बल हो गई, दूसरा सामंतों से भी सैनिक सहयोग मिलना बंद हो गया, और कालांतर में सामंत अत्यधिक शक्तिशाली होकर स्वामी राजाओं के सामने सैनिक समस्या और उत्पन्न करने लगे। दूसरा कारण है राजाओं की आर्थिक अवस्था का दयनीय होना। राज्यों की आर्थिक अवस्था का दयनीय होना। 1818 की संधियों का दुष्परिणाम यह निकला कि राज्यों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगी। इसके दुर्बल होने के क्या कारण रहे? हमने देखा कि जो ये संधियां हुई थी, आर्थिक दृष्टि से राजाओं को राहत देने के समान प्रतीत हुई थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब वो मराठों और पिंडारियों के निरंतर आर्थिक मांगों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु ये आर्थिक राहत भी उनके लिए चिरस्थायी नहीं हुई, क्योंकि कंपनी ने प्रारंभ से खिराज की प्रथा लागू कर शोषण की नीति अपना ली। अगर खिराज का भुगतान समय पर नहीं होता तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर खिराज वसूल किया जाता था। खिराज के अतिरिक्त शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर भी राजाओं से धन लिया जाता था। युद्ध की परिस्थितियों में भी धन देने के लिए बाध्य किया जाता था, और यदि राजाओं को अपने खर्च पर कंपनी के लिए सेना रखनी पड़ती थी, यदि राजा उस सैनिक खर्च को वहन करने में असमर्थता दिखाता था, तो उसके राज्य का कुछ भाग कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। इसके अलावा शांति सुरक्षा के नाम पर भी कंपनी अपने सैनिक उस राज्य को भेजती थी जो मराठों की भांति वह भी राजाओं से उन सैनिकों का खर्च वसूल करती थी। उदाहरण के लिए, जब जयपुर नरेश ने शेखावटी में राजमाता के समर्थक सामंतों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सैनिक सहयोग मांगा, तो कंपनी ने उसका खर्च मांगा,
और जब जयपुर नरेश ने खर्चा देने में असमर्थता व्यक्त की तो कंपनी ने सांबर झील को अपने अधीन कर लिया। इस तरह से कंपनी द्वारा आर्थिक दृष्टि से शासकों को दुर्बल बनाने का प्रयास इन संधियों के माध्यम से किया गया। अब हम अगला कारण देखेंगे, क्या दुष्परिणाम इस संधि का निकला। नरेश और सामंतों में फूट उत्पन्न करना। अंग्रेज सरकार की सदैव से ही परंपरागत नीति थी, फूट डालो और राज्य करो। इस नीति का अनुसरण उन्होंने राजपूत राज्यों में भी किया। नरेशों को नरेशों से लड़वाया। नरेश और सामंतों के बीच भी फूट डालकर वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया। और इस वैमनस्य में उनका लाभ ये था कि जब सामंत शक्तिशाली होकर राजाओं की खालसा जमीन पर हमला बोलते थे या राजाओं के राज्य में उत्पात मचाते थे तो उनको दबाने के लिए नरेशों को या राजाओं को अंग्रेजों की सैनिक शक्ति मांगनी पड़ती थी और कंपनी सैनिक सहायता मिलने पर इसके बदले में काफी धन मांगती थी। तो इस प्रकार कंपनी सरकार ने संधि की शर्तों के माध्यम से नरेशों में फूट और वैमनस्य उत्पन्न कर दिया। नरेशों को नरेश के विरुद्ध लड़ाकर, सामंतों को नरेशों के विरुद्ध लड़ाकर उन्होंने अपने जो है उद्देश्य या अपने मंतव्य को पूरा करने का प्रयास किया। फिर है नरेशों का प्रशासन शिथिल होना। प्रशासन में नरेश रेजिडेंट की मंत्रणा पर कार्य करते थे। हमने देखा कि विभिन्न संधियों में जो कहा गया 1818 की संधि में कि ये आंतरिक प्रशासन में सहयोग के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट होगा, उसके सलाह और मंत्रणा पर राजपूत शासक कार्य करेगा। तो प्रशासन में शनै शनै रेजिडेंट ने अपने मनपसंद के अधिकारी नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। नरेश प्रशासन के प्रति पूर्णतः उदासीन हो गए। वे अपना समय रंग रलियों में गुजारने लगे। वे सुरा और सुंदरी के दास हो गए। उनके प्रासादों में रानियों के स्थान पर वेश्याएं गौरव पाने लगी। उदाहरण के लिए हम जयपुर के नरेश जगत सिंह और जोधपुर के मानसिंह को ले सकते हैं। जगत सिंह ने तो अपनी प्रिय वेश्या रस कपूर के नाम पर सिक्के तक चला दिए। फिर हम देखेंगे उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप। संधि करते समय कंपनी सरकार ने नरेशों को विश्वास दिलाया था कि वो उनके परंपरागत शासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु अंग्रेजों की सर्वोच्चता की अभिलाषा का नग्न रूप तो राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्नों पर देखने में मिला। संधि की किसी शर्त के अंतर्गत उन्हें उत्तराधिकार के प्रश्न में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया, परंतु राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के बहाने कंपनी उत्तराधिकार के प्रश्न पर खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप करने लगी। अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को उत्तराधिकारी के रूप में थोपने लगी और वहां अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने लगी। उदाहरण के लिए हम झालावाड़ के शासक राज राणा जालिम सिंह को ले सकते हैं। उसकी झालावाड़ के पॉलिटिकल एजेंट इवांस गार्डन से नहीं बनती थी, अतः गार्डन ने उसे एक अयोग्य शासक सिद्ध कर गद्दी से उतार दिया। इसी प्रकार करौली के नरेश नरसिंह पाल के उपरांत उसके पुत्र मदन लाल को 4 वर्ष तक इसलिए शासक नहीं बनने दिया क्योंकि वो कंपनी के सिफारिश व्यक्ति को अपना मंत्री नहीं बनना देना चाह रहा था।
और इसका अंतिम कारण है सामंतों के प्रति कंपनी की घातक नीति। सामंतों को भी राज्यों में अशांति फैलाने का अंग्रेजों ने अच्छा साधन बनाया, क्योंकि इससे भी उनको आंतरिक हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता था। एक तरफ तो वे सामंतों को उच्च पदों से वंचित कर उन्हें शक्तिहीन बनाकर उनके स्थान पर अपने समर्थक अधिकारियों को नियुक्त करना चाहते थे, तो दूसरी ओर सामंतों के सैनिक साधन समाप्त कर वे राजाओं को पूर्णतः अपने आश्रित बनाना चाहते थे। इन दोनों ही साधनों को अपनाने से उनका राज्यों में हस्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया, जबकि कंपनी ने राजाओं से संधि में ये तय किया था कि उनके विद्रोही सामंतों को दबाकर वहां शांति स्थापित की जाएगी और सामंतों द्वारा अधीनस्थ किए गए प्रदेश उन्हें वापस दिलवाए जाएंगे। लेकिन कंपनी ने इसके विपरीत आचरण किया। इसका एकमात्र यही कारण था कि राज्यों के आंतरिक मामलों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप कर वहां पर अपना राजनीतिक प्रभाव जमाना चाहती थी। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से 1818 की संधियों के माध्यम से कंपनी सरकार ने संपूर्ण राजस्थान के राजपूत राज्यों को न केवल सैनिक दृष्टि से अपाहिज किया, वरन आर्थिक दृष्टि से भी पंगु बना दिया। साम्राज्य में अशांति और अराजकता उत्पन्न होती रहे और उन्हें मध्यस्थता करने का अवसर मिलता रहे, इस हेतु उन्होंने फूट डालो और राज्य करो की नीति का अंगीकार करते हुए नरेशों और सामंतों में विद्वेष की भावना फैलाकर सामंतों को उत्पात मचाने के लिए विवश किया। प्रशासन को शिथिल बनाए रखने के लिए उत्तराधिकार के प्रश्न पर अपने समर्थक उम्मीदवार को उत्तराधिकारी बनाया। योग्यता होते हुए भी ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं करवाया जो उनका पक्षधर नहीं था। सामंतों और शासकों दोनों की शक्ति को दुर्बल बनाकर अपने आप को सर्वोपरि सिद्ध करने का प्रयास इन 1818 की संधि के माध्यम से किया गया। इस प्रकार बच्चों, हमने 1818 की संधियों के विभिन्न कारण जाने, संधियों के दुष्परिणाम क्या हुए उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। आशा है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।